नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखा होने की सूचना मिली थी, धमकी मिली है। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। जांच में ईमेल और कॉल जो है फर्जी दिखाई पड़ी है, लेकिन क्या अब इसमें सियासत की भी बू आने लगी है? रिपोर्ट देखिए। स्कूल जहां देश का भविष्य बनता है उसे तराशा जाता है। जहां छोटे बच्चे हाथों में कलम पेंसिल लेकर ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, आज उन्हीं स्कूल के बच्चे दहशत में आ गए। दिल्ली एनसीआर स्कूलों में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली के साथ ही साथ नोएडा और गुरुग्राम के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरा ईमेल भेज दिया गया। ईमेल में स्कूल के अंदर बम के रखे होने की बात कही गई। ईमेल मिलने पर पुलिस तुरंत ही स्कूलों में पहुंच गई और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। इस अभियान में पुलिस ने डॉग और बम स्क्वाड की भी मदद ली। जांच के बाद दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने इसे फर्जी कॉल और ईमेल बता दिया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल भेजा किसने है। जांच में ईमेल का सर्वर विदेश में होने की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश में ये पता चला है कि सभी स्कूलों को एक जैसा ईमेल ही भेजा गया। धमकी वाले मेल के आखिर में .com में सभी मेल को सीसी किया गया और RU भी लिखा गया। RU रशिया की तरफ इशारा करता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सभी मेल रशिया से ही भेजे गए हों। इस साजिश को भारत में बैठकर भी अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस उस IP एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश में लग गई है जहां से सभी स्कूलों को ईमेल किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि एक बार IP एड्रेस ट्रेस करने के बाद आरोपी को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्या वाकई ये ईमेल धमकी के उद्देश्य से ही भेजा गया या फिर किसी ने ईमेल भेजकर कोई शरारत कर दी है। तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आपके थ्रू और बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। इस मामले में अब सियासत की भी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा के पोस्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल ही बीजेपी के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बम से जुड़ा एक पोस्ट किया और आज कॉल आ गया। ये एक बड़ा इत्तेफाक है। दरअसल तजिंदर सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। पुलिस को इस बात का सवाल जल्द से जल्द खोजना होगा कि ये शरारत है या फिर कोई साजिश। इस मुद्दे पर जिस तरह सियासत हो रही है वो चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को मामले की गंभीरता को देखना चाहिए और सोच समझकर अपना बयान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।
तो भले ही दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को जो है बम से उड़ाने की धमकी जरूर मिली हो, लेकिन अब जो ये पूरा मामला था, हालांकि इसको लेकर जांच हो रही कि आखिर किसने इस तरह से जो है धमकी भरी ईमेल भेजी। हालांकि फर्जी कॉल, फर्जी ईमेल जरूर ये है, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले पर सियासत भी साफ तौर पर गरमाते हुए दिखाई पड़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि एक दिन पहले ही बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा ने इस पर जो है किसी बम से जुड़े ट्वीट किया था, जिसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना खड़ा किया था। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए, मेरे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ आशीष हांडा जी जुड़े हुए, इनके अलावा मेरे साथ आप के नेता शुभम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आशीष जी आप ही से पूछ लेती हूँ, क्या ये इत्तेफाक ही रहा होगा कि एक दिन पहले ही आपके जो नेता हैं वो बम से बचने की जो है सलाह देते हैं और उसके अगले दिन ठीक सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे जो इस तरह की जो है हरकत सामने आती है, ये इत्तेफाक? आशीष जी। लता जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट शुभम जी को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा लता जी, आपसे भी और अपने आपके सहयोगी से भी, कि कम से कम बच्चों की सुरक्षा जैसे सेंसिटिव इशू के ऊपर राजनीति करना, मुझे लगता है ये राजनीति की गिरावट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अभी देखिएगा कि राजनीतिक दौर में जब चुनावी दौर चल रहा हो तो ऐसे में एक दूसरे के जब कार्यकाल होता है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसी टिप्पणियां करना बहुत ही नॉर्मल बात है। इसमें कुछ भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक आज के इतने दुखद घटना को जो कि भगवान ने लाज रख ली कि इसमें आज ये हॉक्स कॉल निकली, ऐसे सेंसिटिव इशू को जहां पे बच्चों की जान पे भी बना सकती थी, क्योंकि जिन जिहादियों का ये काम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है, जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिवील कर रही है कि इसका लिंक जिहादियों से जुड़ा हो सकता है, इसका लिंक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जुड़ा हो सकता है, इसका लिंक इंडिया के बाहर की ताकतों से जुड़ा हो सकता है, जो शांति से होने वाले भारत के इलेक्शन को किसी तरीके विघ्न डाल के भारत का नाम, भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके मंसूबों को और ताकत देते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसके अंदर अपना ब्राउनी पॉइंट्स ढूंढने का प्रयास करना मुझे लगता है निर्लजता की निशानी है। सौरभ भारद्वाज जी का जो वक्तव्य है वो निंदनीय है। ऐसा कह के वो खुद अपनी और अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। और मुझे यकीन है शुभम जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इस समय अगर भारत के भविष्य यानी भारत के बच्चों के ऊपर 1% भी कोई खतरा मंडरा रहा हो तो हम सबको, बच्चे कहते हैं सांझे होते हैं, हम सबको एकजुट होके इस समय यह पता करना चाहिए कि आखिर ये बदमाशी, ये शरारत, ये षड्यंत्र की कोशिश किसकी थी और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे कटाक्ष करके एक दूसरे को किसी तरह के शक के दायरे के अंदर लाके हम यहाँ पे अपनी ओछी राजनीति का परिचय दें। मेरा इतना ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहना है लता जी। चलिए शुभम जी, आपका इस पर क्या टेक? हालांकि जो मामला भी संवेदनशील मामला है, 100 से ज्यादा स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने ये निशाना साधा है बीजेपी के नेता पर, बग्गा पर, कि जो उन्होंने बम से जुड़ा पोस्ट किया है, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। क्या इस पर आपका क्या टेक होगा? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से साजिश की गई है? हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि चुनावी का समय है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस का भी जिक्र उस पोस्ट में किया गया है। क्या आपका टेक शुभम जी इसमें? लता जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हांडा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आज इतने गंभीर विषय पर जो चर्चा हुई है और होनी भी चाहिए, ये एक मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में जो भी स्कूल बम थ्रेट की जो सूचना सुबह हुई, जो खबर पहुंची है उन स्कूलों में, उस खबर की मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूं कि भाई ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए कि बच्चे सभी के पढ़ते हैं, हमारे और आपके, आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है बच्चों के साथ। लेकिन
हांडा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि सवाल ये है कि सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे के लगभग ये ईमेल्स आने चालू हुए 1 मई को। 30 अप्रैल को शाम को और 1 मई की रात 12:50 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा जी ने जो बम के बारे में लिखा, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। देखिए, देश में आज चुनाव का माहौल, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्तर इतना गिर सकता है, आज देशवासियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं सर, भाजपा का स्तर कैसे गिर गया इसमें? एक मिनट आशीष जी, मैं आऊंगी आपके पास। आशीष जी आऊंगी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा हांडा साहब। भाजपा की बेशर्मी का आलम यह है कि समूची भारतीय जनता पार्टी बग्गा साहब को डिफेंड करने में आ गई है। सब लोग, सर बग्गा साहब ने क्या कहा आपको समझ में आता है? आपको राजनीतिक भाषा समझ में आती है? बग्गा साहब ने क्या कहा आपको समझ में आया? दिल्ली के हर एक नागरिक की तरफ से, दिल्ली के हर एक बच्चे की तरफ से, दिल्ली के हर एक आपकी सोच पे शर्म आती है की तरफ से आऊंगी। आशीष जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, प्लीज आप बोले दीजिए। तेजिंदर सिंह बग्गा जी को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। तेजिंदर सिंह बग्गा जी से पूछना चाहिए कि आखिर आप ऐसे आपत्तिजनक, ऐसे भड़काऊ चीजें क्यों ट्विटर और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्या दिमाग है आप लोगों का यार। पूरी तरह से समझ चुके हैं और इनकी इन हरकतों का जवाब अपने वोट से देंगे। मैं बताना चाहूंगा हांडा साहब, आपके ये आपने खुद को बेपर्दा कर दिया। ये लाइन बोल के कि आप जवाब वोट से देंगे, आपने खुद को बेपर्दा कर दिया। आज भारत अखंड रहेगा। मैं दिल्ली पुलिस के उन जांबाजों को, दिल्ली पुलिस को सल्यूट करना चाहूंगा, सलामी देना चाहूंगा। पुलिस जो मनीष सिसोदिया को घसीट के ले गई, वही दिल्ली पुलिस जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले गई, जिसके खिलाफ मोर्चे खोल रहे हो। चलिए, हाँ जी, मुझे देखो, मुझे सबसे पहले तो लता जी आपके चैनल को किस तरीके से मिसयूज करके मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो सकता आपके नेता, नहीं हो सकता। हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं लता जी मैं प्रूव करूंगा कैसे हो रहा है। बताइए। तेजिंदर सिंह बग्गा जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इनको एक मिनट चुप कराइए, इनको चुप कराइए, ये मुझे सच्चाई बताने जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं तेजिंदर बग्गा का ट्वीट भी पढ़ के सुनाती हूँ आपको, पहले आप आशीष जी की बात को पूरा कीजिए। हाँ, देखो, तेजिंदर सिंह बग्गा जी ने क्या कहा कि भाई अगर आपको फिर से इस तरह की कोई न्यूज सुननी है कि भाई कहीं बम हो सकता है, कहीं धमाका हो सकता है, तो आप कांग्रेस को वापस लाइए। इसका मतलब क्या निकलता है कि कांग्रेस का जब तक राज था तब तक इस तरह की खबरें आती थी कि यहाँ बम हो सकता है, यहाँ धमाका हो सकता है। तो लेकिन क्या आशीष जी, ये मिसयूज करने का तरीका नहीं है किसी पार्टी के लिए? क्या ये किसी की पार्टी को, छवि को खराब करने का तरीका नहीं है क्या? खत्म करने दीजिए। हाँ, बोलिए। अरे बाबा, बात तो खत्म करने दीजिए। हम सच्चाई बता रहे हैं। जब कांग्रेस का राज था तब तक ये बम धमाकों के लिए वार्निंग्स हर बाजारों में लाउड स्पीकरों पे सुनी जा सकती थी। ये किसी से छुपाई हुई बात नहीं है, ये हमारा लगाया हुआ इल्जाम नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई 2014 के बाद से किसी भी तरह के बम धमाकों के लिए डरना चाहिए, सीट के नीचे देखना चाहिए, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए, लावारिस वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है, ऐसी अनाउंसमेंट्स खत्म हो गई। क्योंकि 56 इंच की कई तरह की घटनाएं, आशीष जी, ऐसी घटनाएं भी आई हैं। मैं मानती हूँ बड़े बड़े जो सिविल धमाके होते थे उनमें कंट्रोल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, ये नहीं है कि आप ही सही हैं, सामने वाली पार्टी गलत है। लता जी यहाँ पे, और जिस तरीके से तेजिंदर बग्गा का ट्वीट, एक मिनट आशीष जी, ना नहीं, ये तो सर, सुनिए, अब बात तो सुनिए।
बात यहाँ पे ये थी, जो मुद्दा था, ओपनिंग स्टेटमेंट थी कि तेजिंदर सिंह बग्गा ने जो कहा वो इंसाइट करने वाला था वायलेंस, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये मेरे आपके नेता ने इल्जाम लगाया। जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेजिंदर सिंह बग्गा ने ये कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद इस तरह की कोई चेतावनियां नहीं आई और ये चेतावनियां कांग्रेस की सरकार में आती थी। तो ऐसे में क्या ऐसी चीज में बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट होना, ऐसा सोचना ही मूर्खता नहीं है? क्या हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे कि अब मोदी सरकार के रहते भी ये चेतावनियां आने लगी? ये कितना वाहियात और बचकाना आर्गुमेंट शुभम जी दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक आशीष जी देखिए, बचकाना क्या है, इसकी जो आधार है वो आप कोई भी बीजेपी का नेता तय नहीं करेगा, उसके लिए संविधान बैठा है। क्या बचकाना है, क्या बचकाना नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बताइए आशीष जी, प्लीज सुनिए। नहीं, अब आप मुझे बताइए क्या ये पढ़ी है आशीष जी? देखिए यही दिक्कत बीजेपी के नेताओं की, वो अगले की बात नहीं सुनते। ना लता जी, आपने ईमेल पढ़ी है? मैंने ईमेल भी पढ़ी है और मैंने आपके तेजिंदर बग्गा का ईमेल के अंदर अल्लाह। आशीष जी प्लीज लिसन, मुझे बताइए क्या ये बचकाना नहीं है? लावारिस वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है, ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। आप किसी पार्टी की छवि को इस तरीके से बदनाम करने का ये बचकाना नहीं है? नहीं बदनाम कर रहे, हम तो फैक्ट्स रख रहे हैं, हम आपके सामने आप अपने फैक्ट्स रखिए, लेकिन दूसरों के फैक्ट्स को आप इनकरेक्ट नहीं कर सकते। ना ना ना, आप फैक्ट को अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी बेल पे हैं, तो ये क्या? नहीं आशीष देखिए, सिर्फ अपनी छवि को बनाने के लिए दूसरे की छवि को गिरा देना, मुझे नहीं लगता कि ये बचकाना की परिभाषा नहीं होती। खैर, मेरे साथ पवन दुग्गल जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जुड़े हुए हैं। प्लीज ऑडियो को अप डाउन कीजिए। दुग्गल साहब जुड़े हुए हैं। दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एएमवी नेटवर्क पर। दुग्गल जी, जिस तरीके से आपने खबर सुनी होगी, लगातार जो है साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो अक्सर हम देख रहे हैं। कल भी हमने देखा कि अमित शाह का जो है डीप फेक वीडियो सामने आया था, और आज जिस तरीके से एक विदेशी आईपी एड्रेस से जो है कई दिल्ली के तमाम स्कूलों को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें खासा तरह की जो है भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ही साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूलों जो लाइनें इस्तेमाल हुई है कि दिल में जिहाद की आग जल रही है, इस तरह की चीजें लिखकर एक ईमेल आया है विदेशी आईपी एड्रेस से। पहले सर इसको आप बताइए कैसे देख रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार ये जो विदेश के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, ये एक एजेंडा, एक साजिश क्या आपको लग रही है? देखिए, मैं इसको एक नॉर्मल कोई आइसोलेटेड घटना नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं इसे साइबर टेररिज्म का एक नया स्वरूप मानता हूँ। हाँ। क्योंकि आप जब इतना की मेल जब 100 स्कूलों को भारतवर्ष में भेजेंगे, दिल्ली में भेजेंगे, तो कोलाहल तो मचेगा ही, टेरर पैनिक तो होगा ही, और जो उद्देश्य था वो उद्देश्य में ये साइबर क्रिमिनल साबित हो गए, सफल हो गए। क्यों? क्योंकि स्कूलों को, बच्चों को घर वापस भेजना पड़ा। तो दूसरी की बात है कि कुछ हुआ नहीं, होप्स निकला। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारियों को धारा 66F भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में मुकदमा दर्ज करना चाहिए अगेंस्ट अननोन पर्सन। हाँ, हम सुनने में आ रहे हैं कि साहब ये जो भी आईपी आ रहा है ये रशिया से आ रहा है। देखिए, रशिया से आ रहा है तो क्या हुआ, जो बंदा बैठने वाला है, जो करने वाला है, वो इंडिया में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि रशिया में कोई बंदा बैठे हुए 100 स्कूल दिल्लियों को टारगेट करेगा, और उसका उद्देश्य क्या है? या उद्देश्य है कि न केवल भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके, लोगों के दिलों में डर फैलाया जा सके, पैनिक फैलाया जा सके, और कहीं ना कहीं भारत की सत्ता को भी इम्पैक्ट किया जा सके। तो मुझे लगता है इसको जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उतना अच्छा है। लेकिन तब साथ साथ अब मुझे ये लगता है कि समय भी आ गया है कि स्कूलों के लिए और स्कूली एजुकेशन के लिए अब साइबर सुरक्षा का नए प्रोटोकॉल परिभाषित होने बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्योंकि अब जो साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग कैसे इसका मिसयूज कर रहे हैं, ये बार बार देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा पवन जी, जो चीज जिसमें सामने आई वो ये, इस पूरी मेल आईडी में जो जिक्र हुआ है अरेबिक शब्दों का इसमें साफ तौर पर इस्तेमाल किया गया, और इससे ये निकलकर सामने आता है कि इससे पहले इसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट की ओर से इस्लामिक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और अब क्योंकि भारत में, इंडिया में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और इस बीच में इस तरह के वापस से ईमेल आना इस्लामिक स्टेट से, क्या ये फिर से जो इस्लामिक स्टेट की जो प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या इस तरह की चीजें साइबर सोशल के थ्रू जो है की जा रही है?
आउट में अभी कुछ भी हो सकता है। हाँ। अभी कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, हो सकता है कि शायद केवल पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा का टूल बनाया गया हो, या दूसरा है कि प्रोपेगेंडा का टूल ना बनाया गया हो लेकिन एक धर्म विशेष का नाम इस्तेमाल कर लिया गया हो ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। तो ये तो अब तफ्तीश से बता पाएगी कि साहब इसके पीछे है कौन। और जब तक आप रियल कल्प्रिट तक नहीं पहुंचते तब तक आपको जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह की घटनाएं लगातार होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, इन्होंने मॉडल टेस्ट किया और ये मॉडल कामयाब हो गया। उन्होंने 100 स्कूलों को ईमेल भेजी, मॉडल कामयाब, लोगों में दहशत हो गई, दहशत हो गई। मुझे लगता है इस तरह का जो मॉडल है दोबारा फिर आएगा, फिर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए एक तो हम तफ्तीश करें, दूसरी तरफ समझ लीजिए कि कोविड-19 के बाद नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है, जिसमें साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है। ये गोल्डन युग के नए नए जो मैं कहता हूँ मैनिफेस्टेशन है, अवतार है, वो सामने नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अब लोगों को जागरूक बनाने की भी आवश्यकता है और साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। ये बेसिक बुनियाद और सही तरीके से इसका परसेप्शन सबको पता होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन सबको पता होना चाहिए। आशीष जी हाँ कुछ कह रहे हैं जी। मैं डॉक्टर पवन जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली उन्होंने बिल्कुल ही हैज हिट ऑन द हेड ऑफ द नेल जब वो ये कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट मॉडल था। हम भी ये मानते हैं कि ये एक जेन टेस्ट किया गया था इस्लामिक स्टेट वालों के द्वारा, जो कि सिर्फ ये जानना चाहते थे कि भारत के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर, क्विक रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, कितनी देर में फायर ब्रिगेड गाड़ियां आती हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कैसा होता है, ट्रैफिक की क्या सिचुएशन होती है, पैनिक मोड कैसे स्प्रेड होता है, ताकि वो इसको एक टेस्ट मॉडल की तरह यूज करके आगे अपने प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ा सके। लेकिन जब डायरेक्टर ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज अतुल गर्ग जी कहते हैं कि हमारे पास 97 कॉल्स आई और हमने हर जगह अपने फायर टेंडर्स भेजे, तो ये दिखाता है कि दिल्ली की फायर सर्विसेज दुरुस्त है। जब वो ये कहते हैं कि जब काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट CIU जिसको कहते हैं, जो कि स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस है, वो इसको देख रहा है और उसके कमिश्नर RR उपाध्याय ये बता रहे हैं कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में की जा रही है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश साइबर सेल भी ये बता देता है कि रशिया के मॉस्को स्थित जो था ये वहीं से सर्वर से ये बाउंस करवाया गया था। लेकिन हमें देखना होगा कि इस इस्लामिक स्टेट की धमकी को हम हल्के में नहीं ले सकते। हम जो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इसको अपनी पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए। शुभम जी, क्या आप अब इस पूरे समय की थोड़ी कमी है, क्या आप इस पूरे मामले पर ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल में इन्हीं आतंकवादियों ने, इन्हीं जहादियों ने 150 से ज्यादा बच्चों को कुर्बान कर दिया था। चलिए, इसलिए आशीष जी मैं आप ही की बातों का, बिल्कुल मैं आप ही की बातों का जवाब लूंगी। शुभम जी जवाब दीजिए, क्या आप ब्राउनी पॉइंट्स की तरह इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि चुनाव भी है अब दिल्ली में, बताइए। देखिए, दुग्गल यहाँ बैठे हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सारी बातों को बता दिया, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेल चाहे अरबी में आई हो, चाहे हिंदी में एक्स पे पोस्ट किया हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आप धमकी दे रहे हो, या इनके नेता बड़े बड़े मंचों पे धमकियां दे रहे हो, सांप्रदायिक बातें कर रहे हो, इन सब लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि कैसे भी करके भारत के लोगों को डराया जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, भारत का एनकाउंटर को फर्जी किसने बताया? आपके अरविंद केजरीवाल ने बताया, मत भूलो। भारत के लोग डरने वाले नहीं है। मैं इन लोगों से भी कहूंगा, भारत के लोग डरने वाले नहीं है। जिन्होंने मेल भेजा है उनको भी कहूंगा, भारत के लोग डरने वाले नहीं है। जब तक भारत में दिल्ली पुलिस के जांबाज, जब तक भारत आशीष जी पूरा थम्स अप दिखा रहे हैं आपको, भारत के डरने वाले नहीं है। लेकिन इन जैसे लोग जो मंचों पर लाखों लाख हजारों हजार लोगों के बीच में ये पॉलिटिकल बात उछालने से बाज आ ही नहीं सकते। ये अराजक पार्टी के अराजक नेता ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के प्रलोभन से बच ही नहीं सकते। आशीष जी बोलेंगे, बात तो पूरी करने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। फिर ये घटिया बातें करने लगती है। अच्छी बात शुभम जी, अभी तो आशीष जी आपको थम्स अप दिखा रहे थे, एकता का साइन दे रहे थे कि हम सब एक हैं।
फिर ऐसी घटिया बातें करेंगे तो क्या करूं मैं इनका? देखिए, किसी भी मुद्दे का सियासतीकरण करने का तरीका अलग होता है और ये जो मुद्दा है ये तो वाकई जिस तरीके से धमकी भरे जो ईमेल्स आए हैं ये कोई सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए, चाहे बात बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो। सौरभ भारद्वाज को इस तरह के वक्तव्य देते हुए आशीष जी, मैं प्लीज 1 मिनट का समय दीजिए। आशीष जी, शुभम जी बोलिए। आशीष जी प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास। इस देश में डराया धमकाया जा रहा है। इनके बड़े बड़े नेता मंचों पर बोलते हैं लेकिन शुभम जी जिस तरीके से, 1 मिनट आशीष जी, मैं आपका जवाब लेती हूँ ना, मैं आपका जवाब लेती हूँ। शुभम जी बताइए। चलिए, मैं मान रही हूँ कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो चलिए कहीं ना कहीं आप जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये ईमेल्स आई हैं इसको भी क्या आप ये देख रहे हैं कि किसी बीजेपी के नेता ने विदेश में बैठकर ये ईमेल भेजी है क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। ये मामला अलग है ना, ये संवेदनशील मुद्दा है। तेजिंदर जी का इल्जाम कांग्रेस पे था, इनके पेट में दर्द क्यों हो रही है पहले तो ये पूछो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आशीष जी, मैंने आपसे सुना सवाल पूछा, प्लीज शुभम जी। हाँ शुभम जी बोलिए शुभम। मैंने आपसे पहले कहा था ये जांच का विषय है, भारत की एजेंसियां इसका जांच कर रही हैं। अरे आशीष जी, आपको मौका मिलेगा ना प्लीज। पार्टी नहीं कर रहे हैं, अरे नागरिक की ओर से तेजिंदर बग्गा को जांच में शामिल करना चाहिए। जो एक्स पर लिखते हैं तेजिंदर सिंह बग्गा, मोदी का परिवार और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, इन लोगों को जांच में बिठाना चाहिए। दिल्ली पुलिस इनको बिठाए, इनसे कहे क्यों तुमने ऐसी बात लिखी, आखिर क्यों जांच? आप दोनों की बात दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, आप दोनों की बात नहीं जा रही है, आप दोनों की ही बातें नहीं जा रही हैं। आप लोग लड़िए, आप दोनों की बातें नहीं जा रही हैं। डिबेट तब होगी डिबेट, सही बता रहा हूं मैं। अगर दिल्ली के हर एक नागरिक की तरफ से, दिल्ली के हर एक बच्चे की तरफ से तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को बुलाना चाहिए अपने मुख्यालय में और जांच करनी चाहिए कि आखिर, और आपके नेता को बुला के जब जांच करते हैं तो आप डिवीजन को, इस डिबेट में मुझे तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आप लोगों ने अपने आप ही पूरा मंच संभाल लिया। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मंच अपने आप संभाला, लेकिन बातों का निष्कर्ष फिर भी नहीं निकल पाए, लेकिन आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आशीष जी बहुत शुक्रिया, शुभम जी बहुत शुक्रिया, पवन जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।